डुआर्स में आम के पेड़ की चोटी पर 13 फुट लंबा किंग कोबरा दो सांप प्रेमियों ने बचाकर जंगल में छोड़ा। आम के पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर एक विशाल किंग कोबरा लिपटा हुआ था। यह जहरीला सांप भूटान सीमा से सटे नागरा काटा के चिंगमारी चाय बागान के अपर डिवीजन के नेपाली लाइन में देखा गया। चाय बागान के श्रमिकों ने पेड़ पर सांप को देखकर वन विभाग के डायना रेंज कार्यालय को सूचना दी। खबर मिलने पर मौके पर पहुंचकर किंग कोबरा को बचाने के लिए सुलकापाड़ा के दो सांप प्रेमी युवकों समावेश विश्वास और फरीदुल हक को बुलाया गया। काफी परेशानियों के बाद दोनों सांप प्रेमियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आम के पेड़ की लगभग 20 फीट ऊंचाई पर लिपटे हुए 13 फुट लंबे विषैले सांप को सुरक्षित उतारा। सांप को बचाने के बाद उसी रात उसे जंगल में छोड़ दिया गया। চেংবাড়ি ভুটান থেকে যে আছে ওখানে নেপাল লাইন থেকে একটা কোবরা সাপ কি করে ধরলেন ওইটা? অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে আমার নাম সমাবেশ বিশ্বাস। আমার বাড়ি কোচবিহারে, আমি কর্মসূত্রে এখানটা থাকি। তো যাই হোক, আজকে আমাদের এখানে অনুষ্ঠান যে ভিডিও আছে স্বপন স্বপনটা উনি আমাদের ফোন করি যে একটা কিন্তু সাপ এই সংলগ্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে। তো আমরা সবসময় চলে আসি এবং ওনাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাই। বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমরা দেখি নেপাল লাইন ওখানে গিয়ে আমরা দেখি যে একটা কিং কোবরা সাপ, যেটা বাংলাতে শঙ্খচূড় বলি আমরা। ওই সাপটি প্রায় 15 ফিট উঁচু একটা গাছের মগডালে উঠে আসে। তো আমরা যাই এবং সেখান থেকেই সেই সাপটিকে নিচে নামানোর পরে আমরা সঠিকভাবে সেটাকে রেস্কিউ করি, উদ্ধার করে আমরা তারপর সেটাকে নিয়ে যাই গরুমারা সেটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন ওখানে। কত ঘন্টা লাগছে রেস্কিউ করার জন্য? একটা সময় লাগেনি, আমরা খুব দ্রুতই সেটাকে রেস্কিউ করে ফেলছি। এবং তার মাধ্যমে আর একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই সংলগ্ন এলাকায় যারা আছেন সাপ সম্বন্ধে একটা সচেতনা একটা বিশেষ একটা প্রয়োজন। যেরকম ধরুন সাপ দেখলে করে সবাই একটা আতঙ্কিত হয়ে যায়, এবং কিং কোবরা যে নামটা যে আছে, এই নামটা সবাই শুনে কিন্তু একটা আতঙ্কিত বোধ মনে হয়। কিন্তু এটা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, কারণ কিং কোবরা সাপ একটা খুব বড় সাইজের সাপ হয়। এটা সহজেই নজরে চলে আসে এবং এই সাপ সচরাচর কিন্তু খুব কম মানুষকে কামড় দেয়। কারণ একমাত্র যদি একদম কাছাকাছি না চলে আসে, তার আগে কিন্তু সে কোনো রকমভাবে আক্রমণ করে না, বা তেড়ে আসে, ভয় দেখাচ্ছে, কিন্তু কামড় দেয় না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখনই এটা নজরে চলে আসবে, তো আমরা সেই জিনিসটা অবশ্যই যে সংলগ্ন ফরেস্ট অফিস আছে সেখানে জানাবো, এবং আমরা যারা রেস্কিউয়ার আছি বা বন দপ্তর আছে সবাই মিলে গিয়ে আমরা সেটাকে উদ্ধার করব। ভয় পাওয়া বা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। বন্যপ্রাণ রক্ষা করুন, ভালো থাকুন সবাই। মানে শুধু নাম বড়, মানে ভয় কিছু না, নাম বড় উনি এটা একটা মানে। कोच बिहार जिले के उत्तम कुमार ब्रजवासी के बाद अब एनआरसी नोटिस मिला कोच बिहार जिले के माथा भंगा के निवासी निशिकांत को। तृणमूल ने दिया साथ निभाने का आश्वासन। एक बार फिर असम से एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का नोटिस आया है।
कोच बिहार जिले के माथाभंगा 2 ब्लॉक के लतापता क्षेत्र के एक निवासी के पास नोटिस मिलने के बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने दस्तावेज लेकर असम गए और जमीन के कागजों समेत कई प्रमाण प्रस्तुत किए, लेकिन अधिकारी उन दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं हुए। इसी कारण निशिकांत दास की चिंता और बढ़ गई है। इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस की कोच बिहार जिला कमेटी ने कहा कि हमें अभी इस विषय की जानकारी नहीं थी, लेकिन हम पार्टी की ओर से तुरंत इसकी जानकारी लेकर कदम उठा रहे हैं। हम उस व्यक्ति के साथ हैं। कोच बिहार जिले के दिनहाटा के निवासी उत्तम कुमार ब्रजवासी को भी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से एनआरसी नोटिस मिला था। इस घटना से राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया था। यहाँ तक कि 21 जुलाई को धर्मतला में आयोजित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा में उत्तम कुमार ब्रजवासी को मंच पर लाया गया था। वहीं से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे का विरोध कर संदेश दिया था। और अब इसी बीच कोच बिहार जिले के माथाभंगा 2 ब्लॉक की लतापता ग्राम पंचायत के एक बुजुर्ग व्यक्ति को एनआरसी नोटिस मिलने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार माथाभंगा 2 ब्लॉक के लतापता क्षेत्र के निवासी 72 वर्षीय निशिकांत को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से नोटिस प्राप्त हुआ है। वे पेशे से एक अंडा विक्रेता हैं, जो घर घर जाकर अंडे इकट्ठा कर उन्हें बेचते हैं और इसी से उनका परिवार चलता है। एनआरसी नोटिस के बाद में निशिकांत बताते हैं कि करीब 28-30 साल पहले वे काम की तलाश में असम गए थे। वहां वीआईपी चौपथी इलाके से असम पुलिस ने उन्हें बांग्लादेशी समझकर हिरासत में ले लिया था। उन्हें नियोक्ता ने थाने में जाकर बताया कि निशिकांत दास बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि कोच बिहार जिले के निवासी हैं। इसके बाद वे घर आकर सभी दस्तावेज लेकर फिर असम गए और पुलिस को कागजात दिखाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। करीब 6 महीने काम करने के बाद वे कोच बिहार लौट आए। करीब 9 साल पहले उनकी पत्नी राधा रानी दास का निधन हो गया था। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां, जिनमें से तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। करीब 1.5-2 महीने पहले उन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से एनआरसी नोटिस प्राप्त हुआ। इसके बाद वे 1960 के जमीन दस्तावेज और अन्य प्रमाण लेकर असम गए, लेकिन ट्रिब्यूनल अधिकारी इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उस समय की वोटर लिस्ट और उनके पिता की पहचान संबंधित दस्तावेज की मांग की है। उनके पास ये दस्तावेज नहीं थे, इसलिए वे निराश होकर लौट आए। उनका कहना है कि उनके पिता देवेंद्र चंद्र दास की मृत्यु लगभग 45 ईयर्स पहले हो चुकी है। ऐसे में अब उनके दस्तावेज कहां से लाएं, यह सोचकर परेशान हैं। সুশীল বাবুকে প্রশ্ন করেছিল যে আপনি একজন রাজবংশী মানুষ, আপনি এই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, যে পার্টিটা আপনি করেন সেই পার্টির যারা প্রধান রয়েছে তারা বিভিন্ন রাজ্য থেকে রাজবংশী মানুষকে এনআরসি নোটিশ পাঠাচ্ছে। আপনি আপনার মতামত জানাচ্ছেন না কেন? বাংলা যারা কথা বলছে সেই সমস্ত বাঙালিদের কখনো কখনো রাতের বেলা পুলিশ পাঠিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে তাদেরকে বাড়ি তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে থানায়। সমস্ত কাগজপত্র দেখানোর পরেও ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর একটা চেষ্টা চক্রান্ত প্রতিনিয়ত হচ্ছে। আপনার সরকার বা আপনার দল যে সমস্ত রাজ্যে আছে সেখানে এই ঘটনাগুলো ঘটছে। আপনার কোনো মন্তব্য পাচ্ছি না, আপনি কোনো আলোচনা রাখছেন না। সেই কথাটা আমরা এই মাথাভাঙার মানুষ ওনার কাছে জানতে চেয়েছি। 4.5 বছর হলো আপনার উন্নয়নের কোনো কথা নেই। 4.5 বছরে আপনাকে একদিনের জন্য আমরা খুঁজে পাই না। এই কথাগুলো যখন আমরা ওনার কাছে জানতে চেয়েছি, তিনি উত্তর না দিয়ে তার যে নিরাপত্তা রক্ষী, তার নিরাপত্তা রক্ষীদের মিলিয়ে দিয়েছিলেন যে যারা প্রশ্ন করছে তাদের উপরে আপনারা তাদেরকে এখান থেকে সরানো হবে। তারা যখন সরাতে আসে আমাদের সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটা বচসা তৈরি হয়। এই ঘটনাটাই সেদিন ঘটেছিল, তিনি কিন্তু আমরা তার কাছ থেকে সেদিনও কোনো উত্তর আমরা পাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন উত্তম কুমার ব্রজবাসীর কাছে এনআরসির নোটিশ এসেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে টুইট করেছেন উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে 21শে জুলাইয়ের মঞ্চে তিনি পাশে দাঁড় করিয়ে সমস্ত বাংলার মানুষ, রাজবংশী অরাজবংশী সমস্ত মানুষকে তিনি বার্তা দিয়েছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি সবসময় বাংলার প্রত্যেকটা মানুষের, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটা মানুষের পাশে রয়েছেন। কারো কোনো চিন্তার কারণ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের সাথে আছেন, তাদের পাশে আছেন। আমরা নেত্রী নিশ্চিতভাবে
দলীয়ভাবে উনি প্রশাসনিকভাবে যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার তিনি নেবেন, কিন্তু আমরা দলীয়ভাবে এই মানুষগুলোর পাশে রয়েছি। তার জন্য প্রত্যেকটা দিন যা আন্দোলন, লড়াই, প্রতিরোধ কর্মসূচিতে সামিল হওয়া দরকার, আমরা প্রত্যেকটা দিন সেই প্রতিরোধ কর্মসূচিতে সামিল হব। মোটামুটি 1.5 মাসের পরে আমি গেছিলাম ওইখানে। তো এখানে দেওয়া আছে 20/5/2025। আজকে মোটামুটি ধরেন মাস দিয়ে 1.5 মাসের পরে আমি গেলাম। এখন তুমি ওখানে আসামের কোনোদিন গেছিলে কি এর আগে? কাজ করতে গেছিলে কতদিন আগে? তুমি আমি 25-26 বছর হয়। 25-26। এখন তোমার বয়স কত? এখন আমার 63-64। কত? চাষ আপনার ভাইয়ের বয়সে তো বললো আসলে আপনার 75 বছর চলছে। আপনার ভাইয়ের চলতেছে 72। 75 বছর 75 বছর বয়স মানে আপনি অনেকদিন আগে কাজে গেছেন। তখন কি আপনাকে ওখানে কোনো কিছু বলছিল? ওইখানে এই যে একটা চৌপতি আছে, ওইখানে পুলিশ পাহারা। তখন যখন চৌপতিটার উপর দিয়ে যখন আমি কাজে যাই, তখন পুলিশ আমাকে কেন আমি বাংলাদেশে আমাদের মনে বাংলাদেশি সন্দেহ কেন করলো? বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি সন্দেহ করলো। এখন কি জানি আগে যাই হোক, তবে বাংলাদেশ মনে করে নিয়ে গেল। তখন আমি যে কন্ট্রাক্টারে কাজ করতাম, কন্ট্রাক্টারকে খবর করলাম আমাকে তো ধরে নিয়ে আসছে, তা নয় আপনি আসেন। তখনই মানে কন্ট্রাক্টার আসে, আজকে বলতেছে স্যার এগুলো তো বাংলাদেশি না, আমরা সূর্য মানে গরিব মানুষ একটা কাম করতে আসে, আমাদের কাজ করে তখন করে দিচ্ছে। আর পয়সা দিয়ে কয় আমার প্রমাণপত্র 1 সপ্তাহের ভিতরে তো আমার প্রমাণপত্র দেয়। তখন কন্ট্রাক্টারে বললো কি কয় তুই প্রমাণপত্রটা নিয়ে আয়, যদি প্রমাণপত্র না আনো রাজগাবাড়িতে আমাদের বলবে লোকটা কোথায় গেল, তুই প্রমাণপত্র নিয়ে আয়। আচ্ছা, তখন আমি আসলাম, আইসা প্রমাণপত্র নিয়ে গেলাম, নিয়ে দাঁড়ালে দেখাইলাম। দেওয়ার পরেও বলতেছে ঠিক আছে, প্রমাণপত্র আমি পাইলাম, এখন তুমি কাজ করো, নিশ্চয় মধ্যে কাজ করো, কোনো চিন্তা নেই। তারপরে এটা দেখাইয়া আসার পর এই চৌপতিতে আরো কাজে যাই, ওখানে আরো কাজ করছে। হ্যাঁ পরে কাজে যাই, তখন এই পুলিশ যেগুলো ধরে নিয়ে গেছিল এগুলো দেখে আবার হাঁটাহাঁটি এখন তো বাংলাদেশি না, এখন তো তুমি কুচবিহারের লোক, প্রমাণপত্র পাওয়া গেছে, এখন আর নিশ্চিন্ত তুমি কাজ করে দিতে হবে। এরপরেও আমি আরো 6 মাস কাজ করলাম ওইখানে, কাজ করে পরে আসতে হবে। এখন এই যে 25-26 বছর পরে এই যে নোটিশটা আসবে, 25-26 বেশি হবে, যাই হোক। নোটিশটা আইসে, আসার পরে তো আমি করবো যে নোটিশটা আইলো বাবা, তাহলে তো আমার প্রমাণপত্র নিয়ে আরো যাইতে হবে। তারপরে আমি গেলাম এই যে কোর্টে যে কাজ করে উকিলের কাছে গেলাম, প্রমাণপত্রগুলো নিয়ে উকিলের কাছে। এরপরে প্রমাণ দিয়ে আইছি, উকিলে বলতেছে কি করে এগুলো প্রমাণ হবে না। আমি বলি এইগুলো প্রমাণ আমার জীবনের প্রমাণ, এগুলো এটা দেখি আমি আমাদের একটা তো উপায় না। পরে এই কাগজটা কেমন করে বের করলেন? এটা আমি এরকম করে চলে যাবো। হ্যাঁ, বিষয় হচ্ছে গিয়া কয়েকদিন আগে আরো একজনের বাড়িতে এসে জানো, না এই যে আমাদের দিনহাটাতে উত্তম কুমার ব্রজবাসী নামে একজনের বাড়িতে এইরকম নোটিশ, তোমার এনআরসি নোটিশ এসে জানো। এটা তো শুনে নাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই উত্তম কুমার ব্রজবাসীর বাড়িতে নোটিশ আসার সাথে সাথেই মানে মোবাইলে ফেসবুক যে করি না আমরা, মানে টুইট করছে যে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমরা উত্তম কুমার ব্রজবাসী সহ যাদের বাড়িতে এরকম নোটিশ আসতেছে তাদের পাশে আছি, তাদের কোনো ভয়ের কারণ নাই, কোনোভাবে তাদেরকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বিজেপি। বুঝতে পারছো? এটা কিন্তু করছে। তোমাকেও আমাদেরকেও পাঠাইছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোমার কাছে এসে তোমাকে জানানোর জন্য। আমরাও তোমাকে জানাচ্ছি তোমার কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা হবে না। আরও আমাদের জেলার যারা নেতা আছে তারাও আসবে একটু পরে, তারা। डायना रेंज के रेंजर आशीष पाल की क्या है वक्तव्य, आइए देखते हैं। আমার কাছে সন্ধ্যে 7:30 দিকে
একটা খবর আসলো যে এরকম একটা কিং কোবরা নাকি গাছের উপরে দেখা গেছে বস্তির মধ্যে। তো আমি দেখলাম আমাদের তো সেরকম মানে কিং কোবরা ধরানোর স্টাফ এই মুহূর্তে আমার কাছে অ্যাভেলেবল ছিল না। তো আমার এখানে একজন সেরকম পরিচিত ছিল যে এরকম মাঝে মাঝে ধরে স্নেক রেস্কিউ করে প্রফেশনাল। ওকে আমি কল করে আমি আমার স্টাফ এবং স্টাফের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারপরে ও অনেক কষ্ট মানে পরিশ্রম করে তাকে ধরা হয়। ধরার পরে আমি জঙ্গলে চলে যাবো। রিলিজ করে দিয়েছেন কোথায় রিলিজ করা হয়েছে? ওটা আমরা জঙ্গলে ইয়ে করি, ওটা আমরা কত ফিট ছিল স্যার ওইটা? এটা প্রায় 10 থেকে 12 ফুটের কাছে। बानारहाट में एकजुट होकर चंदा इकट्ठा कर सड़क मरम्मत के काम में आगे आए गांव वाले। कई वर्षों से सड़क की बदहाल हालत बनी हुई थी। 5 साल पहले केवल 90 मीटर सीसी रोड का निर्माण हुआ था, लेकिन वह अब भी टूट फूट कर चलने लायक नहीं रह गया। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के बानारहाट ब्लॉक के शालबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के चामटी मुखी 1555 पाठ इलाके की है। चारों तरफ गाय बागानों से घिरा एक छोटा सा गांव, उसी गांव की एक सड़क की दयनीय हालत की खबर मिलने पर मीडिया मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते 45 सालों से तृणमूल पंचायत सदस्य सत्ता में है, लेकिन आज तक किसी भी पंचायत सदस्य ने सड़क मरम्मत के लिए कोई पहल नहीं की। हालांकि ग्रामीणों में कोई क्रोध या आक्रोश नहीं है। वे मजाकिया लहजे में कहते हैं, शायद हम इस इलाके के अतिरिक्त वोटर हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन का हम पर ध्यान नहीं है। इस दिन समाज सेवी संतोष कुमार राय की पहल पर सभी ने चंदा मिलकर इकट्ठा किया, सड़क मरम्मत के काम में जुट गए, क्योंकि बरसात आने वाली है और बरसात में यह सड़क एकदम दुर्गम हो जाती है। इसलिए बारिश के शुरू होने से पहले ही ग्रामीणों ने खुद ही सड़क सुधारने का बीड़ा उठाया। स्थानीय निवासी मोनिंद्र राय ने बताया कि पिछले 45 सालों से सड़क की हालत बहुत ही खराब है। हालांकि 5 साल पहले 90 मीटर सीसी रोड बनी थी, लेकिन वह अब चलने लायक नहीं है। जब पंचायत सदस्य को फोन करो तो वह कॉल रिसीव नहीं करते। कभी कभार सामना होने पर सड़क की बात कहने पर वे जवाब देते हैं, तू किस पार्टी में जाएगा, जा। मोनिंद्र राय आगे कहते हैं, हम शायद अतिरिक्त वोटर हैं, इसलिए हमारे इलाके की सड़क नहीं बन रही। स्थानीय समाज सेवी संतोष राय ने कहा कि कई सालों से सड़क की हालत खराब है, इसलिए हमने खुद ही मरम्मत का काम शुरू किया है। स्थानीय प्रशासन की ओर कोई नजर नहीं है। हालांकि इस मामले में जब स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इससे पता चलता है कि राज्य में जो भी तृणमूल के विकास की बात हो रही है वह खोखली है। इस पर प्रशासन को और सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जनता के हितों को लेकर के ऐसी लापरवाही अपराध स्वरूप है। असम सरकार द्वारा भेजे गए एनआरसी नोटिस को लेकर कोच बिहार जिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता निशिकांत दास के घर पहुंचे। उत्तम कुमार ब्रजवासी के बाद अब माता भंगा 2 ब्लॉक के लतापता क्षेत्र के निवासी निशिकांत दास को असम सरकार की ओर से एनआरसी नोटिस भेजा गया था। नोटिस मिलने के बाद माता भंगा 2 ब्लॉक के लतापता क्षेत्र स्थित
निशिकांत दास के घर तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत डे भौमिक सहित अन्य नेता पहुंचे। বিধানসভায় বিল নিয়ে আসছে, আমি সে সময় মেম্বার। পশ্চিমবাংলায় এনআরসি হবে না, হ্যাঁ নিশ্চিত থাকেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় বিল নিয়ে আসছে যে পশ্চিমবাংলায় এনআরসি হবে না, কোনোদিন হতে দেব না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে, আপনি এই হাতটা কারে ওই ওই ও কোনটা? না 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 ভাই এই ক্যামেরাটা কারে? রয়েছে ওনার বাবার দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস। 45 বছর আগে তিনি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অর্থাৎ কি চাচ্ছে সমস্ত প্রমাণই রয়েছে, তারপরে সন্তুষ্ট নয়। তবে চাচ্ছেনটা কি আসম সরকার, প্রশ্ন কিন্তু উঠছে। राज्य पुलिस के उत्सर्ग परियोजना के तहत डुवर्स में नागरा काटा थाना में रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को जलपाईगुड़ी जिले के मुख्य रूप से चाय बागान क्षेत्र नागरा काटा थाना में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दिन के रक्तदान कार्यक्रम का उद्घाटन जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक उमेश खंड बहल ने किया। शिविर के संदर्भ में उन्होंने कहा, यह रक्तदान एक और जहां मालबार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती मरीजों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में रक्तदान को लेकर जो डर और भ्रांतियां हैं उन्हें भी दूर करेगा, क्योंकि रक्तदान करने से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रहता है बल्कि वह एक जीवन बचाने जैसे महान कार्य में भी सहभागी बनता है। आइए जानते हैं जिला पुलिस अधीक्षक उमेश खंड बहाल ने क्या कहा।
कितना यूनिट आज टारगेट है आप लोग का ब्लड डोनेट का? एक्चुअली हम लोग लायंस क्लब की तरफ से हैं और हम लोग इसमें एसोसिएशन कर रहे हैं नाटा पुलिस स्टेशन के साथ में। तो मेनली उनका ऑर्गेनाइज वो कर रहे हैं, हम लोग एसोसिएशन कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड बैंक का जो भी बस वगैरह हम लोग लाए हैं यहाँ पे, और सारा मैनेजमेंट या जो भी ऑर्गेनाइज सारा पुलिस स्टेशन ही कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि 100 के करीब में यहाँ यूनिट आज का उठेगा। और इसके साथ भी हम लोग 10 तारीख को हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर से एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड की ना ब्लड के लिए बहुत संख्या बढ़ती जा रही है और इसका स्कैसिटी भी हो गया। तो हम चाहते हैं जितना से ज़्यादा ब्लड आए तो लोगों को, पब्लिक को ये हेल्प मिले। यही ये हमारा ब्लड कहाँ पे होगा कैंप 10 तारीख को? 10 तारीख को नाटा नंदुमोड़ में। नंदूमोड़ में। आपका नाम डेजिग्नेशन? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है, मैं इस बार डुआर्स का टीम मेंटर हूँ और नाटा लायंस क्लब के प्रेसिडेंट मनोहर प्रसाद सूरी हैं। और हमारे क्लब में प्रत्येक क्लब में एक रक्तवीर होता है जो सिर्फ ब्लड का ही काम करता है। इस बार हमारे रक्तवीर हैं आशीष सिंघल, ये हमारे रक्तवीर हैं। टोटल रक्त वाले काम यही करेंगे, ब्लड वाला काम यही करेंगे। और आप लोग से ये आग्रह है कि आप लोग 10 तारीख वाला जो प्रोग्राम है उसको सफल कराएं। आप लोग माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर सफलता होता है तो हम लोग की बहुत अच्छी बात है, पब्लिक के लिए भी अच्छी बात है। অন্যদের আহ্বান জানাচ্ছেন ওই দিন যাতে সবাই রক্ত দিতে এগিয়ে আসে। 10 तारीख আমরা করবো, आज के হচ্ছে আবার 10 তারিখে করবো। ये नागराटा पीएस में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है सर, ये कहाँ हो रहा है देवबंद डिस्ट्रिक्ट में टोटल? अपने जाने हमारे हमें माननीय मुख्यमंत्री जो है उन्होंने पुलिस के लिए एक उत्सर्ग करके एक प्रोग्राम दिया हुआ कि उस माध्यम से पुलिस और जो जनरल पब्लिक है उनके साथ मिलके जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करें। हमारे जो भी हॉस्पिटल्स है उसमें सबसे ब्लड की अब उपलब्धि। आप जानते हैं कि यहाँ जलपाईगुड़ी में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, माल बाजार में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे हमें रोज़ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम हर पुलिस स्टेशन के माध्यम से विभिन्न जगह पे ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं। इसमें हमारे पुलिस के पर्सनल भी ब्लड डोनेट करते हैं, प्लस जो वहाँ के लोकल जनरल पब्लिक है, क्लब के यूथ है, सब आके ब्लड डोनेशन करते हैं। इसमें एक अवेयरनेस भी होता है। बहुत लोगों को डर होता है कि हम ब्लड नहीं दे सकते या ब्लड देने से हमें कोई परेशानी होगी, तो ये भी होता है। प्लस उसमें हेल्थ चेकअप भी होता है और हमें सब समय ब्लड की उपलब्धि होती है हमारे हॉस्पिटल्स में। तो हर महीने हम 2 से 3 कैंप आयोजित करते हैं। इस बार भी हमारा राजगंज में हुआ, धूपगुड़ी हुआ, मैनागुड़ी में किए, अभी आज नागराकाटा में हो रहा है। तो हर महीने हमारा रेगुलरली हर पुलिस स्टेशन के आयोजित होता है और ये रेगुलर प्रैक्टिस है। इससे हमारे हॉस्पिटल में ब्लड रहता है और थोड़ा अवेयरनेस भी होता है, हेल्थ चेकअप भी होता है। आज हमारे साथ हमारे यहाँ लायंस क्लब जलपाईगुड़ी है, इनका भी सपोर्ट मिला है। तो इस ब्लड की कम सब समय उपलब्धि हो हमारे हॉस्पिटल्स में, यही देखने के लिए हम ये आयोजित करते हैं। सर आज कितना यूनिट টার্গেট কত আছে? कितना यूनिट? टारगेट जो है हम कभी भी टारगेट लेके काम नहीं करते। हम सबको आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि सारा दिन ये चलेगा कैंप, और हमारे जितने भी कैंप हुए हर जगह पे हमने 150 से 200 तक कलेक्शन किया हुआ। और हम नागराकाटा के जितने भी लोग हैं यूथ बेसिकली उनको हम आह्वान करेंगे आप आइए। सुबह से यहाँ शुरू हो गया, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ब्लड डोनेशन किया हुआ है और बहुत अच्छी उपलब्धि है कि आप एक ब्लड देने आप खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने एक थोड़ा सा ब्लड देने से एक किसी आदमी की जान बचा सकी, किसी का परिवार उससे बच सकता है। तो सब आइए ब्लड डोनेट कीजिए। थाने में ये कैंप हो रहा है, यहाँ पे सारी सुविधा है, आप आके आराम से आप ब्लड दे सकते हैं। थैंक यू सर। कोच बिहार जिले की सागर दीघी शिव घाट से एक वृद्धा का शव बरामद होने को लेकर कोच बिहार में सनसनी फैल गई है। कोच बिहार शहर के हृदय स्थल सागर दीघी के शिव घाट इलाके में एक वृद्ध महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय सूत्रों से पता चला है कि शनिवार सुबह जब कुछ स्थानीय निवासी घाट पर गए तो उन्होंने सबसे पहले शव को देखा। इसके बाद उन्होंने तुरंत कोतवाली थाने को पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए कोच बिहार अमेजन मेडिकल हॉस्पिटल में भेज दिया। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि यह मामला आत्महत्या का है या कोई दुर्घटना, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इस घटना को लेकर इलाके में काफी सनसनी और चर्चा का माहौल है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि सागर दीघी में इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को निगरानी और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। हालांकि स्थानीय सूत्रों के अनुसार वृद्धा का घर देवी बाड़ी लंबा दीघी क्षेत्र के पास है। उनका नाम उषा रानी भद्र बताया गया है।
এই যে সামনে কি একজন দাঁড়িয়ে পড়ে কি করে দেবে সকালবেলা হেঁটে আবার হাত পা ধুতে নামতে করে রেখে शामली में गांव अजीजपुर ग्रामीणों की शिकायत पर पत्रकार से अभद्र व्यवहार करना स्कूल टीचर पुष्पेंद्र प्रिंसिपल को भारी पड़ गया। गांव अजीजपुर में सरकारी स्कूल में बच्चों को ना तो मेनू के हिसाब से समय पर खाना दिया जा रहा है, ना ही कुछ शिक्षा दी जा रही है। इसी के चलते जब ग्रामीण स्कूल में गए तो पहले तो ग्रामीणों के साथ प्रिंसिपल पुष्पेंद्र गोस्वामी ने उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया, जो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ग्रामीण कहने लगे, जब जब हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते हैं तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते हैं तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता है तो हम किससे कहेंगे। जैसे ही कुछ खाने के लिए गांव के कुछ व्यक्ति स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल और स्टाफ ने उनको बाहर निकाल दिया। इसी के चलते जब गांव के कुछ आदमियों ने पत्रकार को बुलाया तो पत्रकार ने जैसे ही प्यार से प्रिंसिपल से बात करना चाहा तो पत्रकार का मोबाइल छीन लिया और बोला, यहाँ से बाहर निकल जा, तेरे जैसे पत्रकार हजारों फिरते हैं और तुझे होगा क्या, देख लूंगा। खुद देख सकते हैं कि वीडियो में ग्रामीण स्कूल के खिलाफ किस तरह बोल रहे हैं। बोलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि उनके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, समय पर खाना नहीं मिल रहा है। जो बच्चा 5वीं में है, 5 क्लास में है, उस पर 2 का पहाड़ा भी नहीं आता। माँ बाप टीचर को कहेंगे कि अपने आप क्या पढ़ाया। खुद देख लीजिए कि जो बच्चा 5 क्लास में पढ़ता है उस पर 2 का पहाड़ा भी नहीं आता, तो स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है। गांव के कुछ व्यक्तियों की शिकायत पर जब पत्रकार कवरेज करने गया तो प्रिंसिपल पुष्पेंद्र गोस्वामी ने वीडियो बनाते हैं और उनका मोबाइल छीन लिया। बोला कि जा रहे हो जाओ, तेरे जैसे पत्रकार बहुत घूमते हैं यहाँ पर। आप बताइए कि जब स्कूल में कोई पूछने ठोकने वाला नहीं है तो यहाँ टीचर लोग अपनी मनमानी करेंगे, टाइम पर आएंगे, टाइम पर चले जाएंगे। बच्चे पढ़े या ना पढ़े, इनको तो समय पर सरकारी सैलरी मिलती रहती है। गरीब के बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ते हुए देखना ये हर एक माता पिता के लिए एक कष्ट की बात है। अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह कानून बना दें कि जो सरकारी टीचर है उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो फिर देखना यह लोग किस तरह पढ़ाते हैं। अब तो यह अपनी मनमानी पर उतारू हो चुके हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, क्या बात हुई, क्या मामला हुआ? जी बात ये, मैं स्कूल में बच्चे ने लगाया था अपने, मैं दुआ ले बैठा था। अच्छा। मैं जब बच्चे थाली ठाठा भाग गए, बच्चे पहले मेरे सामने कुत्ते चाट गए। अच्छा। मैंने मास्टर से जाकर कहा, भाई साहब मैं प्लेट धोता हूं तो कैसे करें? मास्टर ने क्या कहना, तुमने जेल भिजवा दूंगा। क्यों? नुका तो हमारे बड़े फ्रेंड्स ने कैसे स्कूल में पढ़ा। अच्छा। और मास्टर की मैंने वीडियो बना रही, रिकॉर्डिंग मेरी चीज है मेरे पास। अच्छा। और मास्टर मेरे तक धक्का देगा, स्कूल से बाहर काटा। स्कूल से बाहर काट दे जी से मास्टर जी ने। बताओ क्यों? हमारे गांव का स्कूल नहीं है जो घर अरे ताना ताना मास्टर बोल रहा बहुत है नहीं, उल्टा भाई भी उल्टा बोला, सब उल्टा बोल रहा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोदीराम है, मैं जीजपुर के रहने वाला हूँ जी। ठीक है जी। हमने इसके जो शिकायत पे गांव के एक आदमी शिकायत पे हम इसके लिए आए जी। भाई इनने ये कहा कहने लगा ऐसे अगर स्थिति है, मगर चलो देखते हैं मास्टर से आराम से बात करेंगे जी। हमारे यहाँ पत्रकार साहब भी है और भी है, आप भी लोगों भी है जी जी। तो उसका व्यवहार बोलने का तरीका हमने सही नहीं लगा। बच्चों को खाना भी सही टाइम पे नहीं मिल रहा। अजी देखो, जिन मास्टर का ही व्यवहार बोलने का सही तरीका नहीं है। एक बार
एक बार अपना सही तरीके से बात इन्होंने जी इन्होंने वीडियो भी बना रखी है, तो ऐसे मतलब शब्द नहीं कहने चाहिए। एक मास्टर जी है, उनका बहुत बड़ा दर्जा है। अच्छा, उनका पूरा गांव मान सम्मान, हर बच्चा मान सम्मान करते हैं, तो उसकी अच्छी बात है। खाना भी टाइम पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे? खाने की स्थिति, बच्चे यहाँ खड़े, इनसे पूछो कितना खाना कितना मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, क्या स्थिति है, क्या नहीं है। गाँव के काफी आदमी यहाँ मौजूद है। ठीक है जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद है जी। क्या मामला हुआ है? जी रोड़ा उठा, रोड़ा देख के आगे नहीं, रोला तो हुआ, रोड़ा करा था, खाने के ऊपर रोड़ा हुआ, बच्चे के ऊपर हुआ। आज बच्चे के ऊपर पढ़ाई के ऊपर है या खाने के ऊपर है? पढ़ाई के ऊपर भी है जी, और पढ़ाई के ऊपर। अच्छा, तो मास्टर की क्या हुआ है? इसकी बेइज्जती करी मास्टर ने, धक्का बाहर काट दिया। ठीक है। हाँ भाई राशिद, क्या बात है, मामला बता। जी है साहब, क्या नाम है आपका? राशिद जी। क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ, सही बताओ। मामला से साथ आज मैं सुबह स्कूल में बच्चे ने गया था, छोटा बच्चा हमारा 6 साल का। मैं उसने बच्चे छोड़ के द्वार पर बैठ गया। बच्चे ने मैंने की मास्टर की जब वहाँ बैठे, मास्टर ने मीटिंग आप ताक मिलाते रहे जी, और जी मैंने की वीडियो बनाता रहा पूरी जी। और जी फिर उससे बाद में खाना टाइम होगा, बच्चे मतलब उन्हें थाली बाहर गिर दी, कुत्ते आए 5-6। अच्छा, कुत्ता थाली चाट के, और जी कुत्ते फिर बच्चे ने उठाया, माटी है मेरे वीडियो ऐसी थाली होगी। मास्टर ने क्या कहा आपको? मास्टर ने यहाँ से बाल्टी का बिगड़ जाता है, कैसे स्कूल में बैठा तू? अच्छा, मैं धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मास्टर ने? मास्टर क्या नाम है मास्टर जी? मास्टर नाम मैं जानते ही, मैं अनपढ़ हूँ जी। अच्छा, हाँ, रविंदर है जी। तो धमकी वमकी दी आपको? धमकी दी नहीं, कहा तूने जेल बचा देना, ना शिकायत कर दी। अच्छा, क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी 2 बच्चे पढ़ते हैं मेरे। ठीक है जी। रतलाम जिले में आदिवासी छात्रों में हो रहा भ्रष्टाचार, नहीं मिल रही छात्राओं को कोई भी सुविधा, भाजपा के नेता चाट रहे हैं मलाई और सरकार की तरफ से आ रहा है पैसा हजम कर रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता रश्मि सिंह ने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है। रतलाम जनजाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित सागौद रोड स्थित आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास का मामला गरमाया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता श्रीमती रश्मि सिंह ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों में बहुत अनियमितताएं हैं। ताजा मामला सीनियर छात्रावास कन्या शिक्षा परिसर रतलाम का है, जो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। मापदंडों के अनुसार छात्र छात्राओं को सुविधा नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं अधिकारी मलाई काट रहे हैं और आदिवासियों का पैसा हजम कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन अपनी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने की जगह प्रदर्शन करने का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। श्रीमती सिंह ने आरोप लगाया कि एबीवीपी यह बताए कि वे सब मामलों को पहले से क्यों नहीं देख सके। सांसद, विधायक, मंत्री और सरकार सब भाजपा की है, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? अधिकारियों के सिर ठिकरा फोड़कर भाजपा सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तुरंत सभी छात्रावासों का निरीक्षण किया जाए एवं निष्पक्ष जांच एजेंसी के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच हो। श्रीमती सिंह ने आगे कहा कि मच्छरदानी, किताब, कॉपी, भोजन एवं अन्य सुविधाएं छात्रावासों में नहीं है, जिस कारण से आदिवासी छात्र छात्राएं छात्रावास छोड़ने को मजबूर होते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि कमजोर वर्ग के लोग समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके हैं। यदि 15 दिवस के भीतर उच्च स्तरीय जांच कर उपयुक्त सुविधा अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में प्रदान नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी, लेकिन अनुसूचित जनजाति वर्ग को न्याय दिलाएगी। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का अनुसरण करते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने ये छात्रावास शुरू कराए थे, ताकि उचित सुविधाओं के अभाव में शिक्षा से यह वर्ग वंचित न रहे। लेकिन भाजपा सरकार इनकी सुविधाओं को लेकर छीनकर अशिक्षित रखना चाहती है, ताकि यह अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग समाज की मुख्य धारा में न आ सके, आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाएं। रतलाम शहर के छात्रावास में हुई यह घटना इसी ओर इशारा करती है। चोरी के मामले में आदिवासी छात्रों के साथ पुलिस ने की मारपीट, पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी को सौंपी जांच। कंगन चोरी के मामले में छात्रों को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी पुलिस। आदिवासी समाज के 6 छात्रों को पुलिस ने 18 जुलाई को पीएनटी कॉलोनी निवासी
93 वर्षीय वृद्ध महिला के सोने के कंगन चोरी होने के मामले में पूछताछ के लिए लेकर गई थी पुलिस, जहां उनके साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। रतलाम चोरी के मामले में पुलिस थाने में पूछताछ के लिए लाए गए आदिवासी समाज के 6 विद्यार्थियों की थाने में पिटाई किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जांच अजाक डीएसपी अजय सारवान को सौंपी है। एसपी ने जांच के आदेश करते हुए जांच 3 दिन में पूरी कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। आदिवासी समाज के इन 6 छात्रों को पुलिस ने 18 जुलाई को पीएनटी कॉलेज निवासी 93 वर्षीय वृद्ध महिला का सोने का कंगन चोरी होने के मामले में पूछताछ के लिए लेकर गई थी, जहां उनके साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी। 2 युवकों को अधिक चोट आने के साथ साथ जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। आदिवासी छात्रों के साथ मारपीट से आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया था। भील प्रदेश मोर्चा ने 21 जुलाई को प्रदर्शन कर एसपी के नाम रतलाम ग्रामीण एसडीओपी किशोर पाटनवाला को ज्ञापन सौंप कर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी ज्ञापन में कहा गया था कि 19 जुलाई की दोपहर कुछ पुलिसकर्मी महिला के घर से आसपास किराए से रह रहे आदिवासी समाज के छात्र पवन चारेल, राजेंद्र डोंगर, गोवर्धन डामोर, मगन भाबर, प्रकाश पारगी व महेश गामड़ को पूछताछ के बहाने वाहन में बैठाकर औद्योगिक क्षेत्र थाने ले गए थे। उन्हें थाने पर दोपहर से रात 9 बजे तक भूखे प्यासे बैठाए रखा तथा शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान कर उनके साथ मारपीट की गई। अधिक चोट आने से पवन चारेल व राजेंद्र डामोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्ञापन में मांग की गई थी कि जांच कर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो उच्च स्तर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक दिनेश माल, आदिवासी परिवार के ध्यानवीर डामोर, जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र मैडा, कालू बरोड़, वीपी सिंह हरी, जिला संयोजक अनिल मैडा, ब्लॉक संयोजक देवा सिंगार, जिला सह संयोजक मिथुन सिंगार, देवचंद डोडियार, बहादुर डामोर, शैलेंद्र डामोर, सरपंच हिंदू सिंह मचार, विकास बाबर आदि उपस्थित थे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा सोशल मीडिया पर प्राप्त मारपीट की शिकायत की जांच कर 3 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि 18 जुलाई 25 थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत प्रातः लगभग 4:30 बजे एक 93 वर्षीय वृद्ध महिला का सोने का कंगन कोई व्यक्ति चुरा ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 303 चूबी एनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। थाना प्रभारी के अनुसार जांच के दौरान फरियादी द्वारा प्रकट किए गए संदेह के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिनसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त पूछताछ हेतु बुलाए गए व्यक्तियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण पर संज्ञान लेकर उप पुलिस अधीक्षक अजाक को घटना के हर पहलू की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट 3 दिवस में प्रस्तुत करने के हेतु निर्देशित किया है। रतलाम प्रेस क्लब ने जताया विरोध और नामली थाना टीआई हो गए लाइन अटैच। पत्रकार पर बिना जांच किए एफआईआर दर्ज करना पड़ गया भारी। ढाबा मालिक और झूठी शिकायत करने वाले कर्मचारी पर भी एफआईआर दर्ज। रतलाम प्रेस क्लब के सदस्य और अधिमान्य पत्रकार दिव्यराज सिंह राठौर के खिलाफ बिना जांच के प्रकरण दर्ज कराने वाले नामली थाना प्रभारी पतिराम डावरे को एसपी अमित कुमार ने लाइन अटैच कर दिया। इसके पहले गुरुवार दोपहर को पत्रकार दिव्यराज सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे प्रकरण के विरोध में रतलाम प्रेस क्लब ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेश पुरी गोस्वामी के नेतृत्व में रतलाम प्रेस क्लब के सदस्य दोपहर करीब 2 बजे एसपी ऑफिस पहुंचे और नारेबाजी की। यहां एसपी अमित कुमार ने पत्रकारों से चर्चा की और उनकी बातें सुनी। अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि उपरोक्त मामले में साफ दिख रहा है कि पत्रकार के द्वारा बासी खाने की शिकायत करने और खाद्य विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की खबर प्रकाशित करने के 5 दिन बाद दुष्टतापूर्वक पत्रकार के खिलाफ नामली थाने में 18 जुलाई को आवेदन दिया गया। शासन का आदेश है कि अधिमान्य पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच के प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद नामली थाना प्रभारी द्वारा बिना जांच के बिना वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दिए 18 को ही पत्रकार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। 3 घंटे में हटाए गए टीआई। एसपी ने मामले को सुनकर तत्काल ही संज्ञान लेने और यदि कार्यवाही गलत हुई तो जांच करके उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। एसपी ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मामले में जांच के आदेश भी दिए। इसके बाद शाम 6 बजे नामली थाना प्रभारी पातीराम डावरे को लाइन अटैच करने के आदेश जारी कर दिए गए।